तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आज के इस वीडियो में वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। वर्ण भाषा की वह छोटी छोटी इकाई होती है जिसके कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी में मूलतः वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर वर्ण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की कोई सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं। ये स्वर वर्ण पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है। वे स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ओ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। 11 स्वर होते हैं। इन स्वरों के भी कई प्रकार होते हैं। पहला है मूल स्वर। वे स्वर मूल स्वर कहलाते हैं जिनमें कोई परिवर्तन या फिर विकार उत्पन्न नहीं होता है। इनकी संख्या 4 होती है। ए, ई, ओ और री। ये 4 मूल स्वर होते हैं क्योंकि ये पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। इनमें कोई परिवर्तन या कोई विकार पैदा नहीं होता है। दूसरा है ह्रीश्व स्वर। ह्रीश्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अर्थात मूल स्वरों को ही क्या कहा जाता है? ह्रीश्व स्वर। ये कितने होते हैं? 4। ए, ई, ओ और री। तीसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। इनके अलावा मिश्रित स्वर, इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। और संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें ह्रीश्व स्वरों से दुगना समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है। मिश्रित स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए मिश्रित स्वर कहलाते हैं। संधि स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये संधि की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। ये 4 होते हैं। ए,
आई, ओ और औ। इनके अलावा संस्कृत में तो प्लुत स्वर और होता है जिसमें दीर्घ स्वर से भी दुगना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, लेकिन वे हिंदी में नहीं होते, केवल संस्कृत भाषा में ही होते हैं। अब अपना अगला टॉपिक आता है व्यंजन। व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों को केवल स्वरों की सहायता से ही बोला जा सकता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर रहित व्यंजन आधा होता है जिसे हम हलंत चिन्ह से व्यक्त करते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों के भी कई प्रकार होते हैं। पहला जैसे प्रकार है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुंह का कोई ना कोई अंग स्पर्श करता है, अर्थात उच्चारण करते समय वे हमारे मुंह के किसी ना किसी अंग को छूकर बाहर आते हैं, स्पर्श करके बाहर आते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 25 होती है, जिसमें क वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। क्या, ख, ग, घ, ना। च वर्ग में चा, छा, जा, झा, ना। ट वर्ग में आते हैं टा, ठा, डा, डा, ना। त वर्ग में आते हैं ता, था, द, धा और ना। पे वर्ग में आते हैं ता, था, द, ध और में। प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं। 5 क वर्ग के, 5 च वर्ग के, 5 ट वर्ग के और 5 त वर्ग के और 5 ही होते हैं प वर्ग के। इस तरह ये कुल 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इस बाद दूसरे आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारित करते समय मुंह से गर्म वाष्प या फिर गर्म भाप बाहर आती है, जिनके उच्चारण में गर्म वायु बाहर आती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं।
इनकी संख्या 4 होती है। सा, सा, सा और है। ये 4 ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तीसरा है अंतःस्थ व्यंजन। ये वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण के समय जो हमारे मुंह के अंदर ही रह जाते हैं, मुंह के अंदर से बाहर ही नहीं आते, वे कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ये भी 4 होते हैं, या, रा, ला और व। ये भी 4 होते हैं संख्या में। इसके अलावा चौथा व्यंजन और होता है, और वह संयुक्त व्यंजन। ये भी 4 होते हैं, 6, त्रय, गया और श्रेय। 6 जो होता है यह क आधा होता है और से पूरा होता है। इनसे मिलकर के बने होते हैं। अगर इसे भी करेंगे तो ये होगा। त्रय जो होता है ता, रा और ऐसे मिलकर के बनता है। ये जो है ये जा और ना, इनसे मिलकर के बनता है। श्रेय जो है सा, रा और ऐसे मिलकर के बनता है। ये हमारे सभी व्यंजन हो गए। इसके बाद आता है शब्द विचार। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जैसे कै एक वर्ण है, मैं एक वर्ण है और ले एक वर्ण है। कै, मैं और ले इन तीनों वर्णों से मिलकर के शब्द बना है और शब्द बना है कमल। ये शब्द भी मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई भी विकार या परिवर्तन हो जाता है। वे शब्द जो काल, वचन, लिंग आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द। ठीक है। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें कोई विकार या कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। ये क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण शब्द हो सकते हैं। संबंध बोधक शब्द हो सकते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द हो सकते हैं। और समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द हो सकते हैं। इन शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई विकार पैदा नहीं होता, इसलिए ये अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द कहलाते हैं। और इसके अंत में जो बात हम करेंगे वो करेंगे वाक्य विचार की। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द एक जगह मिल जाते हैं तो वह वाक्य बन जाता है। ये वाक्य हिंदी में मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, इन वाक्यों को सरल वाक्य भी कहा जाता है। साधारण या सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में एक ही तो उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, अर्थात कार्य को करने वाला कर्ता भी एक ही होता है और उस कर्ता के द्वारा एक ही कार्य किया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम भी एक ही है, अर्थात उद्देश्य भी एक ही है और इसके द्वारा किया गया कार्य भी एक ही है, यानी विधेय भी एक ही है। और जिन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय एक ही हो वह सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। दूसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में पहला वाक्य तो मुख्य होता है लेकिन दूसरा जो वाला वाक्य होता है वो पहले वाले वाक्य पर आश्रित होता है, निर्भर होता है। ये वाक्य आपस में जब, तब, जैसे, तैसे, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, जो, सो, छोटी की, इन सब से जुड़े होते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, इसमें पहले वाला वाक्य जो है मुख्य वाक्य है और दूसरा वाला जो है वो एक उपवाक्य है जो कि पहले वाले वाक्य पर आश्रित है। राम ने कहा कि लंका सोने की है। जब मैं घर से चला तब बरसात हो रही थी। तो ये वाक्य जो है मिश्रित वाक्य की श्रेणी में आते हैं। ये वाक्य आपस में जब, तब, जैसे, तैसे, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, जो, सो, छोटी की, इनसे जुड़े होते हैं। और तीसरा जो वाक्य है वह है संयुक्त वाक्य।
संयुक्त वाक्य वे होते हैं, वे वाक्य या वे स्वतंत्र वाक्य जिनमें एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों से मिलकर के संयुक्त वाक्य बनता है। ये वाक्य आपस में किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, और, अर्थात, अथवा आदि से जुड़े होते हैं। जैसे राम पास हो जाता लेकिन वह पढ़ा नहीं। तो इस वाक्य में क्या आ रहा है? लेकिन। इस तरह हमारा जो पहला टॉपिक था 12वीं अनिवार्य हिंदी का, जिसमें भाषा, लिपि और व्याकरण सम्मिलित थे, इन तीनों में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न 1-1 अंक के होंगे और दोनों प्रश्नों की शब्द सीमा होगी 20 से 30 शब्द।